So restatement of quantity theory of money. So in this we have taken demand and supply of money on the x-axis and permanent income or income level, not permanent income level on the, this is the nominal income, right? So nominal income on the y-axis, right? So यहाँ पे आपका जब मनी डिमांड, ये मनी डिमांड का कर्व है और आपको पता है मनी सप्लाई इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज द रीजन इट इज कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट है इसीलिए पैरेलल टू द ओवाई एक्सिस जा रहा है, राइट? सो जब ये ओवाई जो ये पहला इक्विलिब्रियम हुआ है बिटवीन द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एज एट दिस इस ई पॉइंट पे है ना, क्वांटिटी ऑफ मनी is this much and this is the national income determined through the supply and demand interaction of money, right? So यहाँ पे income इतना determine हुआ. Now suppose demand remaining, money demand money remaining constant, आपका money supply economy में increase हो जाता है, right? Money supply increase होने से फॉर द शॉर्ट टर्म आपका क्या होगा, लोगों के हाथ में कैश होल्डिंग ज्यादा आएगी, लोग कंज्यूमर गुड्स खरीदेंगे या पार्टली उसको एसेट्स के अपने एसेट्स को बढ़ाने में लगा देंगे. सो व्हाट हैपेंस इज जो आपकी जो उसके बाद जो मल्टीप्लायर इफेक्ट से लोगों की जब कंजम्पशन होगा किसी और की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, राइट? सो दिस इज हाउ अगेन द इनकम विल गेट इंक्रीज्ड, right? Earlier there was a disequilibrium between the supply of money and demand for money, क्योंकि demand for money तो constant है, but supply of money आपका बढ़ गया, so there is a gap, right? So उस gap को हम लोगों ने यहाँ पे increase in income के रूप में हमने देखा कि दोबारा जो है नया equilibrium यहाँ E1 पे establish हो गया, जहाँ पे again दोबारा से वो stable equilibrium पे ये लोग पहुँच गए. But ये जो increase in income and output and employment होता है वो short period के लिए होगा. In the long run there will be a static equilibrium और दोबारा से हम लोग इस even equilibrium को achieve कर लेंगे at this OY1 level and OM1 level of money supply and OY1 level of आपका national income, right? Level of income, right? So this is how there is a stability in the demand for money function due to that, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा मनी जो आएगा या हमारे पास लेस सप्लाई ऑफ मनी जब कम हो जाएगी तो उसको किस तरह से हम लोग असेट को मेंटेन कर किस तरह से करेंगे, है ना? और अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो असेट और कंज्यूमर गुड्स को हम लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं. सो दैट इज व्हाई मोर और लेस परमानेंट है आपका डिमांड फॉर मनी, राइट? So what are the basic features we have learned in the Friedman's theory is there is a conceptual integration of income and wealth. ठीक है? Wealth क्या है? Source of income to earn income, source of earning income, right? जैसे कि bonds में, shares में, human capital, right? So ये सारी चीजें इसमें emphasize की गई है. Then introduction of permanent real income, right? That is यहाँ पे हम लोग पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, चाहे क्लासिकल्स की जो इनकम पढ़ रहे थे या फिर कीन्स के उसमें पढ़ रहे थे. सो परमानेंट इनकम ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्रीडमैन ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन वेल्थ, वेरियस फॉर्म ऑफ वेल्थ को दिखाता है कि क्या किस तरह का एक्सपेक्टेड इनकम है, जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑन बॉन्ड, ऑन फ्रॉम मनी, राइट? सो एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन वेल्थ को और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, ये सारी चीजों को ये परमानेंट इनकम बता रहा है यहाँ पे. सो डिमांड फॉर मनी हियर इज द functional relationship of permanent real income. मतलब demand for money is dependent upon this permanent real income. It changes in a positive way, right? Demand for money भी बढ़ेगा जब permanent real income बढ़े. Then money has been used in a wider sense here. जैसे कि इसमें सिर्फ करेंसी डिमांड डिपॉजिट नहीं लिया बल्कि इसमें टाइम डिपॉजिट्स को भी शामिल किया है, क्योंकि मनी का बताया कि रिटर्न फ्रॉम मनी जब हम लोग बोल रहे हैं आरएम हमने देखा, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द टाइम डिपॉजिट. सो इसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को यूज किया है. देन फ्रीडमैन रिगार्डेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज हैविंग लेस इन्फ्लुएंस इन द डिमांड फॉर मनी. यहाँ पे जो डिमांड फॉर मनी है इट इज लेस इंटरेस्ट इलास्टिक, मतलब कि इंटरेस्ट कम, जैसे कीन्स ने बोला कि इंटरेस्ट मोर इंटरेस्ट इलास्टिक है, इंटरेस्ट घटेगा, है ना, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से, है ना, फर्दर जो इनकम जनरेशन किस तरह से होगा, राइट? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है. बट अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन डिमांड फॉर मनी इज मोर इनकम इलास्टिक देन इंटरेस्ट इलास्टिक. इनकम पे ज्यादा डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट पे, राइट? डिमांड फॉर मनी इज लेस इंटरेस्ट इलास्टिक अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन. देन cash balance approach only in cash balance approach only cash balance of the bank's cash reserves was the main factor taken into account, but
जो की फ्रीडमैन के असेट्स के फॉर्म में बहुत सारे टाइप ऑफ असेट्स आ जाते हैं, जबकि कैश बैलेंस में सिर्फ बैंक के कैश रिजर्व और कैश बैलेंसेस लोग अपने पास जो रखना चाहते हैं उसके की बात की है। बट यहाँ पे एक वाइडर स्कोप दे दिया फ्रीडमैन ने कि कैसे कैश बैलेंसेस को हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ असेट्स में भी रख सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस differences upon the in the Friedman's theory we can find from the theory we have done earlier, right? Then what are the points? There are some certain shortcomings in his theory too, जैसे कि टाइम डिपॉजिट को शामिल कर दिया मनी सप्लाई में, राइट, विच इज इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट है। नाउ यहाँ पे हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को तो बढ़ा दिया, बट इट इज नॉट अ मनी, राइट, इतना लिक्विड नहीं होता, इट इज अ नियर मनी नॉट अ मनी, राइट, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स अलग हैं, है ना, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट्स और कैश होल्डिंग लोगों की या करेंसी जो होती है वो, उसमें डिफरेंस है। देन इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिमांड फॉर मनी इज लेस इलास्टिक टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से डिमांड फॉर मनी में उतना परिवर्तन नहीं आता है फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, राइट, इट रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट और there will be very less or negligible change due to rate of interest in the demand for money, right, which is not true. Rate of interest influences the investment, that is real variables in the economy. It influences the demand for capital, that is investment, then it leads to generation of income and employment, है ना। so बहुत सारी चीजें हैं। so monetary जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंजेस ला के इकोनॉमी में जो साइक्लिकल फेज है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देन मनी सप्लाई इज नॉट एक्सोजेनस। मनी सप्लाई जो है, इसने बोला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स और मार्केट कंडीशंस, बट इट इज नॉट, एक्चुअली नॉट। जो भी मनी सप्लायर है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, मनी सप्लाई करेगी तो मार्केट की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए देख करेगी कि मनी सप्लाई हमें बढ़ाना है या घटाना है। मनी सप्लाई की जरूरत लगेगी इकोनॉमी में कि हाँ यहाँ पे डिफ्लेशन है, लोगों को लोन्स देने की जरूरत है ताकि लोग निवेश करें, लोगों का इफेक्टिव डिमांड बढ़े, है ना, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। सो वो लोग मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए मनी सप्लाई करते हैं। सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस। Right, then ratio of non-human to human wealth के बारे में बताया, but it is a very subjective concept, not very difficult to measure it, right, calculate it. So ये एक शॉर्टकमिंग है। एंड लास्ट इज दैट इट डज नॉट कंसीडर द टाइम फैक्टर। टाइम लैग क्या होगा इन सारे एडजस्टमेंट में? सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर आपके वेरियस असेट्स में लोग एक्स्ट्रा होल्डिंग, एक्स्ट्रा पैसे जो इकोनॉमी में इंजेक्ट हो उसको खर्च तो करेंगे, बट स्पेंडिंग तो करेंगे, बट वो कितने टाइम पीरियड में होगा, वो कितने टाइम लगेगा उस सारे एडजस्टमेंट प्रोसेस में, राइट, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई है। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम लोग क्रिटिसाइज मिल्टन फ्रीडमैन को कर सकते हैं। सो वी कैन सी कि जो कीन्स और मिल्टन फ्रीडमैन में जो डिफरेंस है या दोनों में जो दोनों की थ्योरीज में जो पॉइंट्स हैं अलग अलग, वो ये है कि डिमांड फॉर जो वेल्थ की बात की है यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन के जो थ्योरी में, जो डिमांड फॉर मनी है, दैट इज डिमांड फॉर मनी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेल्थ, राइट, टू वेल्थ होल्डर वांट्स टू होल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेल्थ, राइट, सो उस पर डिमांड फॉर मनी आपका डिपेंड करेगा कि हाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी, बॉन्ड्स, मनी एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है आपका, है ना, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। प्लस उसके ह्यूमन कैपिटल टू नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन कैपिटल का रेशो क्या है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जबकि कीन्स के अकॉर्डिंग इट इज डिपेंडेंट ऑन the three motives. Demand for money is dependent on the three motives, that is transaction motive, precautionary motive and speculative motive. इस बारे में बोला गया है, राइट। देन फ्रीडमैन ने मनी को एज एन असेट माना है, राइट, जबकि कीन्स के डिमांड फॉर मनी में, मनी जो है, मनी में जो चीजें शामिल होती है दैट इज डिमांड फॉर मनी या नॉन इंटरेस्ट बियरिंग आपके डिमांड फॉर मनी की बात की है। सो यहाँ पे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ मनी लिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने, जबकि कीन्स ने एक नैरो एस्पेक्ट ऑफ मनी को का कॉन्सेप्ट दिया है हमें, राइट। देन देयर इज जो कीन्स ने यहाँ पे जब डिमांड फॉर मनी की बात की है तो उसको डिवीजन उसको किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैश होल्डिंग, कि लोग कितने फॉर्म में, ट्रांजैक्शन फॉर्म के लिए कितना पैसा रखेंगे, स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए हम लोग कितना पैसा रखेंगे विच इज डिपेंडेंट ऑन अ सेपरेट वेरिएबल, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव विच इज डिपेंडेंट ऑन अ सेपरेट वेरिएबल, राइट। सो यहाँ पे एक डिवीजन किया है, बट फ्रीडमैन ने इस तरह का कोई डिवीजन
नहीं किया है। और लास्ट इज की जो मिल्टन फ्रीडमैन है, ही टॉक्स अबाउट अ परमानेंट इनकम, जो कि कीन्स ने उसके बारे में बात ही नहीं की है कभी, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग द कीन्स का अप्रोच एंड आपका मिल्टन फ्रीडमैन का थियरी, राइट। सो दिस इज इट। और आपका ये मिल्टन